जय हिंद, नमस्कार, जोहार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के समक्ष प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन पाठ को लेकर आया हूँ, जो कि कक्षा 10 भौतिक विज्ञान का वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है प्रकाश है। तो आपको प्रकाश के बारे में पता ही होगा कि जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ती है, ठीक है, तो पड़ करके और जब वापस लौट जाती है तब जाके हमको वो वस्तु दिखाई देती है। ये वस्तु कैसे दिखाई देती है? जब प्रकाश की किरण यहाँ पर पड़ती है और पड़ करके वापस लौट जाती है तब जाके ये वाला वस्तु है, ये वाला वस्तु हमें दिखाई देता है। तो प्रकाश एक प्रकार का क्या है? एक ऐसा चीज है जिस पर वो पड़ जाता है वही वस्तु को दिखवा देता है, यानी दृष्टिगोचर कर देता है। उसके रास्ता को क्या करता है? उसके रास्ता को दिखाने में मदद करता है। ठीक है, तो हम लोग आगे ही बढ़ेंगे क्योंकि प्रकाश तो आपके एग्जाम में नहीं आएगा कि प्रकाश किसे कहते हैं। ठीक है, जो आपके एग्जाम में आएगा वही हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, मैं इसे पहले हटा लेता हूँ। तो मैंने इसे हटा लिया। पहला जो क्वेश्चन है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? क्या है आपका? प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो देखिए, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं तो क्या है? जब प्रकाश की किरण, मान लीजिए ये प्रकाश की किरण है, तो ये प्रकाश की किरण जब किसी परावर्तक सतह पर पड़ती है, परावर्तक सतह पर क्या करती है? पड़ती है। तो ये मान लीजिए ये सब जो है परावर्तक सतह है। ये क्या है आपका? परावर्तक सतह है। कोई कंघी नहीं समझेगा, ठीक है, ये परावर्तक सतह है। तो जब प्रकाश की किरण यानी ऊपर वाला जब किसी परावर्तक सतह पर पड़ती है और पड़ करके और क्या करते हैं, यहाँ से रिटर्न हो जाती है, ये रिटर्न हो जाती है, उसी दिशा में क्या हो जाती है? रिटर्न हो जाती है प्रकाश की किरण। जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह पर पड़ती है तो क्या करती है? ये परावर्तक सतह पर पड़ने पर यहाँ पर आती है, जब प्रकाश की किरण, ये वाला प्रकाश की किरण यहाँ पर जब आती है, आ करके ये जगह पर, इस जगह पर, ये जो जगह दिख रहा होगा, ये जगह पर आकर के क्या हो जाती है? वो पड़ जाती है। अब पड़ने के बाद वो क्या करती है? इसी दिशा में वापस लौट जाती है। ये जो दिशा है, ये दिशा मैंने जो दिखा रहा हूँ, ये वाला दिशा, ये दिशा में वापस लौट जाती है। तो जो प्रकाशवा है ना, ये वाला जो प्रकाशवा, ये प्रकाश इस दिशा में जो लौट रही है, तो लौटने वाली प्रकाश की ये जो किरण है ये परावर्तित किरण कहलाती है। और ये जो घटनवा है, यहाँ से जो ये घटना घटित हो रही है, जो ये काम हो रहा है, ये काम को ही हम लोग क्या कहते हैं? इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो दूसरा क्या है? प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नियम क्या है? जो आपतन कोण है, अपन लिखा हुआ है, आप उसको सुधार लीजिएगा। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी आपतन कोण को हम लोग आई कहते हैं और परावर्तन कोण को हम लोग आर कहते हैं। याद रखिएगा, आपतन कोण को क्या कहा जाता है? आई कहा जाता है और परावर्तन कोण को आर कहा जाता है। ये जो आर मैंने लिखा है, तो आई बराबर क्या होता है? आर होता है। याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखें, फिगर के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये फिगर है। अब फिगर में क्या होता है कि आपतन कोण माने ये जो आपतित जो किरण है, ये वाला किरण, ये जो किरण है, ये वाला किरण यहाँ से जो निकली है, ये जो किरण है उसको आपतित किरण, और ये जो जाने वाली, ये जो किरण जाने वाली है होती है, उसको हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। तो देखिए, इसको समझने के लिए कॉन्सेप्ट है, पहले उसको हम लोग को समझना होगा और नहीं तो समझ में नहीं आएगी। तो क्या है? देखिए, बीच से एक लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं। बीच से क्या करते हैं? हम लोग एक लाइन को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। बीच से हम लोगों ने लाइन को क्या किया? ड्रॉ कर लिया। तो जो ड्रॉ किया बीच में लाइन को, वो जो ड्रॉ किया हुआ लाइन है, उस लाइन को हम लोग एक नाम देते हैं। क्या देते हैं? उसका नाम देते हैं। तो उसको कहते हैं अभिलंब। ये जो लाइन है इसको हम लोग अभिलंब कहते हैं, और इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है? नॉर्मल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? नॉर्मल। नॉर्मल मतलब होता है अभिलंब। तो जो हम लोग क्या करते हैं कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के जस्ट एकदम बीच में 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एकदम जस्ट बीच में एक लंब खींच देते हैं, ठीक है। वो जो लंब होता है क्या करता है? आपतित किरण और परावर्तित कोण को अलग अलग कर देता है, यानी आपतित किरण और परावर्तित कोण को सेपरेट कर देता है, अलग कर देता है। अब ये देखिए, जो ये लंब होता है ये सचमुच में नहीं होता है, हम लोग काल्पनिक रेखा खींचते हैं ताकि हम लोग मेजरमेंट को कर सकें, मापन को कर सकें। तो ये जो अभिलंब और ये इसके बीच में यानी जो आपतित किरण है, इस किरण को क्या कहते हैं बाबू? आपतित किरण कहते हैं, यानी इंसिडेंट रे कहते हैं।
तो क्योंकि लिखने में दिक्कत होगा इसलिए आप बस सुनते जाइए। इसको ये जो ये वाला है, ये वाला यहाँ से जो किरण निकल के आई है सोझवा जो लाइन में है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको हम लोग आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसी कोण को हम लोग क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। उसी तरह से अभिलंब और ये जो परावर्तित किरण है इसके बीच जो कोण बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। यानी अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने हुए कोण को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। तो ये जो दो कोना बन रहा है, ये वाला कोना जो बन रहा है, ये वाला जो कोना बन रहा है वो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है, हमेशा बराबर होता है। यही आपका नियम है। बस क्या है कि जो आने वाली जो किरण से बना हुआ कोण है अभिलंब के साथ, वो वाला कोण, और जो जाने वाली जो किरण के साथ जो अभिलंब का कोण बन रहा है वो हमेशा एक दूसरे के क्या होता है, बराबर होता है। यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, आइए हम लोग परावर्तन के दूसरा नियम को देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा नियम को। क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। इसका क्या मतलब है समझते हैं। तो देखिए ये आपका है आपतित किरण। ये कौन सा किरण है बाबू, ये वाला आपतित किरण है। ये वाला पार्ट ये आपको दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट मैंने मोटा कर दिया है, इतना मोटा थोड़ा ना होता है। ठीक है, किरण ना है। तो ये है आपतित किरण और ये है आपका परावर्तित किरण। ये क्या है आपका, परावर्तित किरण। तो ये है आपतित किरण और ये है आपका परावर्तित किरण। और ये दोनों के बीच में जो खींचा गया अभिलंब होता है, तीनों का तल एक ही होता है, तीनों एक ही समतल में, मतलब एक ही साइड में स्थित होते हैं। आप ध्यान से समझिए, इधर साइड में देखिए ये ऊपर साइड में है, ये क्या है आपका ऊपर साइड में है, और ये आपका नीचे साइड में है। तो जो ऊपर साइड में तीनों के देखिए तो तीनों का साइड तो एक ही है, माने तीनों का जो तल है एक ही ना है, इधर ही तल है, ये इसका भी इधर ही तल है, माने ऊपर की तल की ओर है इसमें। लेकिन वैसे रियल में ऊपर की तल हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन मैंने यहाँ के अनुसार आपको समझाने की कोशिश किया कि इसका तल हमेशा क्या है, एक ही है। यानी तीनों कौन से तल में होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। यानी ये देखिए आपका आपतित किरण है, ये आपका परावर्तित किरण है, और ये दोनों के बीच में जो खींचा गया अभिलंब है, तीनों का तल एक ही होता है। ये करते हैं। तो दोनों नियम समझ में आया, एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। पहला नियम क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या है, तो देखिए इसमें बड़ा कर लेता हूँ पहले ना, बड़ा कर लिया, आपको दिखेगा अच्छी तरह से। ठीक है, इससे मैंने बड़ा कर लिया। क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब एवं आभासी प्रतिबिंब में अंतर लिखें। देखिए मैं जो भी बता रहा हूँ ये क्विक रिवीजन भी है, शॉर्ट रिवीजन भी है, लेट लगेगा क्योंकि समझा कर ही बताना है, लेकिन उतना भी डिटेल्स में हम नहीं बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब एवं आभासी प्रतिबिंब में अंतर लिखें। तो एग्जाम में आने की संभावना हो सकती है। तो पहले वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहते हैं, उसके बाद आभासी प्रतिबिंब। आपको एग्जाम में क्या करना है कि एक तरफ वास्तविक प्रतिबिंब लिखना, इसे देख रहा, हाँ लिखा गया। तो एक तरफ आपको क्या लिखना है, रियल इमेज, और एक तरफ क्या लिखना है, वर्चुअल इमेज, जिसको हम लोग काल्पनिक यानी आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और आपको इस तरह से लाइन खींच लेना होगा, याद रखिएगा। इस तरह से आपको क्या करना है, हिंदी में लिखिएगा या इंग्लिश मीडियम के होंगे तो इंग्लिश में लिखिएगा। तो एक तरफ क्या लिखना है, वास्तविक प्रतिबिंब, और एक तरफ क्या लिखिएगा, वर्चुअल प्रतिबिंब यानी आभासी प्रतिबिंब। यानी एक तरफ वास्तविक और एक तरफ आभासी लिखना है। ठीक है, अब नंबर दे के आप इस तरह से लिखिएगा एग्जाम में। मैंने यहाँ पर देखिए 1 2 करके लिखा है, लेकिन आपको ऐसा काम नहीं करना है। ठीक है, इसे मैं ब्राइटनेस बढ़ा ले रहा हूँ, बहुत दिक्कत होता है। हाँ चलिए ब्राइटनेस बढ़ा लिया। तो क्या है, पहला आपको क्या लिखना है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर पहला नंबर दीजिए और इस तरह से आपको लिखना है कि इसे क्या किया जा सकता है, पर्दा पर हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो पर्दा पर प्राप्त कहाँ पर होता है, याद कीजिए। जो हम लोग सिनेमा घर में जाते हैं तो वहाँ पर देखे होंगे कि एक प्रोजेक्टर होता है, वो प्रोजेक्टर का लाइट निकलता है और पर्दा पर उसको हम लोग आराम से देख सकते हैं। या गांव घर में आप देखे होंगे, वहाँ पर रामायण या महाभारत होता है, तो लेंस होता है यानी प्रोजेक्टर होता है, उसमें से लाइट निकलती है और वाइट कलर का कपड़ा होता है, वहाँ पर वो दिखता है कि नहीं, महाभारत हम लोग देखते भी रहते हैं। तो वो जो प्रतिबिंब है, क्योंकि हम उसे पर्दे पर प्राप्त किए हैं, इसलिए वो कौन सा प्रतिबिंब है बच्चा, वास्तविक प्रतिबिंब है। ठीक है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त
कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग पर्दा पर ला सकते हैं, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को हम क्या करेंगे, पर्दा पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कोई दिक्कत? यानी रियल इमेज को क्या कर सकते हैं, पर्दे पर ला सकते हैं, लेकिन वर्चुअल इमेज को पर्दे पर नहीं ला सकते हैं। दूसरा क्या होता है, दूसरा जो होता है यह हमेशा वास्तविक एवं उल्टा बनता है। यानी जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ये कैसा होता है, एकदम उल्टा बनता है, याद रखिएगा। यानी वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, हमेशा उल्टा बनता है, उल्टा नीचे दिखेगा आपको। कैसा दिखेगा, उल्टा बनता है, याद रखिएगा। अभी हम कुछ इमेज बना कर दिखाएंगे तो वहाँ पर हम समझाने की कोशिश करेंगे, जब किरण आर्य पढ़ाएंगे तो हम जरूर आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। तो यानी अभी बस इतना ही याद रख लीजिए कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसे बनता है, उल्टा बनता है, और जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है यानी जो आभासी प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा कैसे बनता है, सीधा बनता है। माने जैसे कि वस्तु रहेगा वैसे के ही प्रतिबिंब बनेगा। और ये अगर वस्तु ऐसे के था तो प्रतिबिंब ऐसे बन जाता है, और वस्तु अगर ऐसे था तो प्रतिबिंब इसमें ऐसे बनेगा, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब दोनों एक जैसा दिखेगा, यानी दोनों का मूड़ी ऊपर ही दिखेगा, और इसमें ऊपर नीचे दिखेगा आपको। ठीक है, अगर मूड़ी ऊपर है तो इसमें नीचे दिखेगा, बस इतना याद रखिए। ठीक है, अब हम लोग तीसरा देखते हैं क्या है, यह मुख्य फोकस पर मिलता है। यानी जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है मुख्य फोकस पर एकदम बिल्कुल मिलते हुए दिखेगा इस तरह से। मान लीजिए यहाँ पर मुख्य फोकस है, ये बिंदु कौन सा है, आपका मुख्य फोकस है, तो यहाँ मिलता हुआ दिखेगा एकदम। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, मिलता है। अगर आएगा लाइट तो यहाँ पर बिल्कुल मुख्य फोकस पर टच करके निकल जाएगा, मिलता हुआ दिखेगा, डॉट डॉट नहीं दिखेगा। यानी वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है मुख्य फोकस पर क्या होता है, मिलता है, लेकिन जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो सिर्फ मिलता हुआ लगेगा आपको। मिलता हुआ क्या लगेगा, प्रतीत होगा, लगेगा कि यहाँ पर ऐसे 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 डॉट डॉट आपको दिखेगा, तो जान जाइएगा। ठीक है, यानी क्या बताया, स्टार्ट कीजिए फिर से। वास्तविक प्रतिबिंब किसे बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर ला सकते हैं, हमेशा यह वास्तविक और उल्टा बनता है या मुख्य फोकस पर मिलता है। आभासी प्रतिबिंब किसको बोलते हैं, तो इसे पर्दे पर नहीं ला सकते हैं, यह सीधा आभासी बनता है, और यह कैसा होता है, मुख्य फोकस पर मिलता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग अगला टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक क्या है, समतल दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं लिखें। यानी समतल दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब की क्या विशेषता होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है, बहुत सारी विशेषता होते हैं, हम लोग 3 विशेषता को ही लेकर चलेंगे। तो देखिए सबसे पहला क्या है, समतल दर्पण में बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है हमेशा कैसा होता है, मैंने पीछे ही बताया था, तो एकदम सीधा होता है, हमेशा सीधा और आभासी होता है। यानी समतल दर्पण मतलब आईना, याद रखिएगा। क्या रखना है याद आपको, आईना याद रखना, आईना याद रखिएगा तो आपसे हो जाएगा। ठीक है, तो आईना बना लेते हैं हम लोग और उसको समझते हैं। ये मान लीजिए आपका आईना है, ये क्या है आपका आईना, से ही आप पूरा याद कर लीजिएगा। आईना मतलब शीशा, तो शीशा में कौन सा प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण। देखिए पहला क्या है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो होता है सीधा बनता है, आभासी बनता है, और पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। शॉर्टकट लिखे हैं, इसमें सब कुछ लिख दिए हैं, वैसे 4 4 5 5 है, लेकिन मैंने एक ही में सब कुछ कर दिया। तो पहला मैंने क्या बताया, पहला मैंने बताया कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा सीधा बनता है। याद कीजिए, अगर कोई इंसान यहाँ पर खड़ा है, इंसान क्या है यहाँ पर इस तरह से खड़ा है, तो प्रतिबिंब भी ऐसा बनेगा, ऊपर की ओर ही बनेगा। मतलब ये प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो सीधा ही बनेगा, माने जैसे कि ये खड़ा रहेगा वैसे के ही ये खड़ा रहेगा। यानी अगर इसका मूड़ी यानी इसका जो सर है ऊपर दिखेगा तो इसका भी सर क्या दिखेगा शीशा के अंदर, वैसा ही दिखेगा जैसे कि सर उधर होगा। जैसे ऊपर की ओर अगर इसका सर है, सर इसका ऊपर दिखेगा, यानी सीधा बनता है। ठीक है, आगे क्या है, आभासी बनता है। आभासी मतलब क्या, हम इसको पर्दे पर ला सकते हैं ये प्रतिबिंब को, नहीं, शीशे में ही रह जाएगा। शीशा में बना हुआ जो प्रतिबिंब होता है इसको हम लोग आगे पर्दा पर नहीं दिखा सकते हैं, यानी पर्दे पर प्राप्त करना इसको संभव नहीं है। ठीक है, तो आपको याद हो गया होगा, पहला मैंने क्या बताया कि जो समतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा सीधा होता है, आभासी होता है, माने इसको हम पर्दे पर नहीं ला सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर होती है प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे उतना ही बनता है। मतलब आपको लगेगा, अगर मान लीजिए कि 5 मीटर की दूरी पर खड़े हैं, 5 मीटर तो बहुत ज़्यादा मैंने बोल दिया, मान लीजिए कि 2 मीटर की दूरी पर शीशवा से आप दूर खड़े हैं, शीशवा के सामने ताक रहे हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि जो
शीशा के अंदर जो प्रतिबिंब बन रहा है, जो अधमिनिया है, आपका जो फिगरवा है, वो भी ऐसा लगेगा कि शीशवा से 2 मीटर की दूरी पर है। जैसे मान लीजिए इधर 2 रहेगा तो इधर भी आपको लगेगा कि 2 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, यानी जितना दूरी पर आप खड़ा रहिएगा उतना ही दूरी पर शीशवा में भी आपको लगेगा कि वो खड़ा है। ठीक है, यानी प्रतिबिंब क्या होता है, जितनी दूरी पर बनती है उतना ही दूरी पर, वस्तु जो होता है दर्पण से जितनी दूरी पर रखी रहती है, प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर बनती है। और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही बनता है, याद रख लेना है। ठीक है, वही लिखा हुआ है कि वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर होती है, प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है। ठीक है, तीसरा देखिए, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। यानी प्रतिबिंब मान लीजिए 2 मीटर के, इसको मैंने मान लिया कि 2 मीटर के वस्तु है और शीशवा के सामने अगर रखिएगा कुछ दूरी पर तो इहो लगेगा कि 2 मीटर के, माने बड़े जाकर ई रहेगा तो इहो बढ़ते दिखेगा आपको। अगर ये छोटा रहेगा ई वाला तो ये भी आपको छोटा ही दिखेगा। यानी वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर बनता है। और अगला होता है पार्श्व रूप से उल्टा बनता है। पार्श्व मतलब क्या हुआ, अगल बगल से, माने इसका जो दाया होगा, ये वाला दाया, आपको लगेगा कि ये वाला इसका जो है ये वाला पार्ट, क्योंकि इधर वाला इधर दिखेगा तो इसका वाला दाया जो दिखेगा आपको ये लगेगा कि बायां है, और इसका जो ये दाया जो दिखेगा इसका लगेगा कि बायां है, माने उल्टा दिखेगा। लेफ्ट इधर है और इधर मान लो राइट है, तो आपको लगेगा कि इधर आपका लेफ्ट है इधर, और इधर आपका लगेगा राइट है, माने लेफ्ट वाला राइट दिखता है। ऐसा आप देखे होंगे, लिख के आप शीशा के सामने रखिएगा तो उल्टा दिखाई देगा, माने दाएं वाला बाएं और बाएं वाला दाएं दिखाई देगा। तो आपको समझ में आ गया होगा समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता। तो एक बार रिवीजन कर लीजिए क्विक में, फटमा नहीं। समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा सीधा और आभासी बनता है, पर्दे पर इसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दूसरा है वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर होती है, प्रतिबिंब भी दर्पण के उतने ही पीछे बनता है, उतनी ही दूरी पर बनता है। तीसरा क्या है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, मैंने अभी तुरंत बताया था। ठीक है, और उसमें दाएं वाला बाएं और बाएं वाला दाएं दिखेगा, यानी पार्श्व परिवर्तन उसमें पाया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे इसको समझते हैं क्या है। इससे पहले मैं मिटा ले रहा हूँ, मिटाने में बड़ी दिक्कत हो रही थी, मैंने कुछ देर तक सीखा इसको, तब मैं आया हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला क्या है, अवतल दर्पण के उपयोग लिखे। तो देखिए दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, इसमें मैंने कुछ चीज़ों को छोड़ा क्योंकि इंट्रोडक्शन जरूरी नहीं थी, फिर भी देख लीजिए फटमानी। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, यानी गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, क्योंकि गोला से मिलकर बना होता है, गोला से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। मान लीजिए कि गोला चीज था और इसमें से मैंने इसे मिटा लिया, इसे क्या किया, मिटा लिया, तो ये क्या हो गया, आपका दर्पण हो गया। बस ये याद रखना है कि इसमें परावर्तक चीज़ें होती हैं, इस तरह से परावर्तक चीज़ें बहुत सारे इसमें ऐसे बना दी जाती है। ठीक है, तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, एक अवतल दर्पण होता है, क्या होता है, इसको बोलते हैं अवतल, इसको बोलते हैं अवतल, तो इसको अवतल दर्पण के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसका परावर्तक जो पृष्ठ है किधर की ओर हो, अंदर की ओर हो, जिसका परावर्तक पृष्ठ कहाँ हो, अंदर की ओर हो, मैंने यहाँ लाइट आएगा तो इधर अंदर की ओर ही सब कुछ होगा, इधर है तो इधर साइड जिसका परावर्तक पृष्ठ हो यानी अंदर की ओर हो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। और जिसका परावर्तक सतह जो है कहाँ हो, तो बाहर की ओर हो, देखिए ये वाला अंदर होता है, इसको अंदर बोलते हैं, तो परावर्तक सतह कने होता है, इन्हें होता है, इन्हें लाइट आएगा और ये निकल जाएगा इस तरह से, तो इसको हम बोलते हैं उत्तल दर्पण। यानी दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या है, अवतल दर्पण के उपयोग बताना है। दर्पण समझ में आ गया होगा, तो अवतल दर्पण यानी ये जो दर्पण है इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, ये दर्पण है बहरी जो बनाने वाला है ये वाला दर्पण, इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं हम लोग। पहला क्या है, वाहनों के हेडलाइट में, यानी वाहनों के बगलवा में जो हेडलाइट लगा हुआ रहता है उसमें इसी का होता है। ठीक है, यानी अवतल दर्पण प्रकाश को एक बिंदु से परावर्तित कर समांतर किरणों के रूप में दूर तक भेजता है, जिससे सड़क साफ दिखाई देता है। अगर अवतल दर्पण रहेगा तो क्या करेगा, दूर तक उसको दिखाई देगा, यानी दूरी वाला चीज़ भी हम आराम से देख सकते हैं, जैसे पीछे गाड़ी आ रही हो तो हम उसको आराम से देख सकते हैं, साफ देख सकते हैं। ठीक है, वस्तु आराम से दिखाई दे देगी तो हम लोग गाड़ी आराम से चला लेंगे। यानी अवतल दर्पण प्रकाश को एक बिंदु से परावर्तित करके समांतर किरणों को क्या करता है, दूर तक भेजता है, जिससे सड़क या गाड़ी या जो भी चीज़ है साफ साफ दिखाई देती है और हम आराम से चल लेते हैं। दूसरा क्या है, दाढ़ी बनाने में और मेकअप मिरर में इसका यूज करते हैं। दाढ़ी बनाने में क्यों करते हैं कि प्रतिबिंब बड़ी जगह दिखता है,
प्रतिबिंब कैसे दिखता है, तो दाढ़ी बनाने में बड़ी जगह इसका प्रतिबिंब दिखेगा। तो अगर बड़े जगह दिखेगा तो कम जगह भी रहेगा तो हम आराम से साफ अपना चेहरा देख सकते हैं। इसलिए दाढ़ी बनाने में मेकअप ये सब के रूप में इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। चिकित्सा उपकरण में, चिकित्सा मतलब आँख, कान, नाक, गला, दांत, ये सब की जो जांच करने के लिए डॉक्टर इसका उपयोग करते हैं। याद रखिएगा, बस इतना ही है, इसको शॉर्टकट चलिए, यानी इसको एक बार रिवीजन कीजिए क्विक में फटाक सीखा। वाहनों के हेडलाइट के रूप में, दूसरा दाढ़ी बनाने के रूप में, तीसरा चिकित्सा के रूप में डॉक्टर सब इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। आगे है अवतल दर्पण फोकस के मुख्य फोकस को परिभाषित कीजिए। सीधा सीधी बात है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस को बताना है कि अवतल दर्पण का मुख्य फोकस को आपको क्या करना है, परिभाषित करना है। तो मुख्य फोकस की परिभाषा क्या है, तो क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर, यानी मान लीजिए कि ये कोई दर्पण है, ये कोई क्या है, ये आपका दर्पण है, ये मान लीजिए अवतल दर्पण है, ये क्या है, आपका अवतल दर्पण है। ठीक है, अब यहाँ पर मान लो ये मुख्य फोकस है, इसको क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं। और इसको जो बोलते हैं हम लोग, इसको हम वक्रता केंद्र बोलते हैं। और ये जो यहाँ पर बीच में बिंदु होता है उसको हम लोग पी कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। और ये तो आपको पता ही है, ये अंदर वाला परावर्तक सतह है और बाहर की ओर सिल्वर का कलई किया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं मुख्य फोकस। तो क्या है मुख्य फोकस, किसको कहते हैं, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, ये जो किरण हम खींच रहे हैं मुख्य अक्ष के समांतर, इसको क्या बोलते हैं, लाइनवा को मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली जो सरल रेखा होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो मुख्य फोकस की परिभाषा क्या है, तो देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आपतित सभी किरणें, ठीक है, ये आपतित सभी किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, ये देखिए आया यहाँ पर लाइट आया, और ये परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर, ये जो बिंदु यहाँ पर बन रही है, जिस बिंदु पर मिलती हैं, चाहे मिलती हुई लगता है, यहाँ पर लगेगा डॉट 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 जैसा दिखेगा, यानी जिस बिंदु पर मिलेगा चाहे मिलता हुआ लगेगा, यानी प्रतीत होता है, वह वाला बिंदुआ को हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित सभी किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर चाहे मिलती हैं, चाहे मिलता हुआ लगता है, यानी प्रतीत होती हैं, उसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी, इसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो याद हो गया होगा, क्या बोलेंगे इसको, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित सभी किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस दर्पण का हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। तो अवतल दर्पण में मुख्य फोकस क्या रहेगा, मिलती हुई प्रतीत नहीं होता है बल्कि मिलता है, अधिकतर केस में क्या होता है, मिलता है। इसीलिए हम लोग बोल देंगे कि अवतल दर्पण में जो मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित सभी किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि आप लोग को पता चल गया होगा। आइए अब हम लोग दर्पण द्वारा किरण आरेख को समझें। ठीक है, कि प्रकाश के परावर्तन में जो अवतल दर्पण आइए अब हम लोग अवतल दर्पण द्वारा किरण आरेख को समझें कि वस्तु कहाँ पर रहेगा तो कैसा इमेज बनेगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसको मैं पहले बड़ा कर लेता हूँ, आप लोग को अच्छी तरह से दिखेगा। इतना तो आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल उतना नहीं देखना है, आपको देखा हुआ चीज़ है, बार बार प्रैक्टिस किए होंगे आप लोग। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। पहला क्या है कि जब वस्तु माने अवतल दर्पण पर, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा दर्पण पर पढ़ रहे हैं, देखिए और सब में अवतल दर्पण बना है ना, तो अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में पहला क्या है, कंडीशन क्या होता है कि जब वस्तु अनंत पर हो, वस्तु कहाँ हो, इनफाइनाइट पर हो। तो अनंत किसको कहते हैं पहले समझ लीजिए, अनंत मतलब इनफाइनाइट होता है, ये तो समझ रहे हैं। तो जब वस्तु बहुत दूर होती है, बहुत ज़्यादा दूर होती है, तो उसको हम लोग अनंत कहते हैं। और अनंत किरणें को, इसको याद रखना है कि अनंत किरणें को क्या कहते हैं हम लोग, समांतर किरणें कहते हैं। अनंत वाली जो रेखा होती है, अनंत दूरी को हम लोग कैसे दिखाएंगे, किस किरण के द्वारा दिखाएंगे, तो समांतर किरण अगर लिखा हुआ रहेगा, बनाया हुआ रहेगा, तो आप समझ लीजिए कि अनंत का फिगर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो अनंत को समझे, इसको मैं मिटा ले रहा हूँ, ये थोड़ा नीचे हो गया है। चलिए, तो क्या है, पहला है जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर होती है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि मैंने एक बना लिया अपना अवतल दर्पण, और ये यहाँ पर मैंने अनंत, देखिए यहाँ पर एक लाइट ले लिया और एक लाइट ले लिया। अब क्या होगा कि दर्पण से परावर्तन होगा, तो परावर्तन होगा तो पहला जो है मुख्य फोकस पर मिलेगा। मैंने अभी तुरंत मुख्य फोकस की परिभाषा
बताया था। ठीक है, ये एफ है और यहाँ पर आपका हो जाता है सी। अब कोई उतारेगा नहीं, यहाँ पर मैं PDF दे दूँगा, बस इसको समझना है किसी तरह से। यानी ये यहाँ पर जो ये बिंदु होता है इसको हम लोग बोलते हैं P यानी ध्रुव बोलते हैं। ध्रुव और यहाँ पर जो बीच वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं मुख्य फोकस, और ये वक्रता केंद्र होता है ना। यानी ये जो गोलका होता है, कोई ना कोई गोले का भाग होगा, तो गोल का जो भाग होता है इसी गोला के केंद्रवा को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच हमेशा मुख्य फोकस होता है, इसको याद कर लेना है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए मैंने सीधा लिखा है, यहाँ पर छेचा जैसा दिख रहा है, तो ये आप लोग को बहुत ख़राब लगेगा, इसे मैंने मिटा लिया। एक एक करके मैंने क्या किया, इसे मिटा लिया। कोई ज़रूरी नहीं है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो क्या है, अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो, तो जब वस्तु अनंत पर हो तो देखिए ध्यान से यहाँ पर फिगर में देखने की कोशिश कीजिएगा। फिगर में आपको क्या करना है, ध्यान से देखने की कोशिश। जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, मुख्य फोकस पर बनता है, यानी बिंदु के रूप में बनता है। दोनों देखने की कोशिश कीजिए। दो परावर्तित किरण है, देखिए जहाँ पर कहाँ पर मिला है, यहाँ देखिए मिला है एक बिंदु के रूप में। एक पर देखिए बिंदु लगाया हुआ है और एक बहुत छोटा इमेज बन रहा है। यहाँ देखिए एक बिंदु के रूप में इस जगह पर इमेज बन रहा है, और वस्तु देखिए इतना बड़ा है। वस्तु जब इतना बड़ा है, बिंदु इतना बन रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जब वस्तु अनंत पर हो, यानी अनंत से जब प्रकाश की किरण किसी अवतल दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तन के बाद जो वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है, और वस्तु के आकार से प्रतिबिंब का आकार जो होता है क्या होता है, छोटा होता है, यानी बिंदु के रूप में होता है। यानी जब वस्तु अनंत पर हो और अनंत से प्रकाश की किरण जब अवतल दर्पण पर पड़ती है तो वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है। यह प्रतिबिंब वस्तु के आकार से बहुत छोटा होता है, लेकिन ये देखिए बिंदु दिख रहा है, डॉट डॉट नहीं दिख रहा है, यानी वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। जब मैं वास्तविक वर्ड बोलूँगा तो आपके दिमाग में एक ही चीज़ आनी चाहिए, उल्टा। वास्तविक के साथ आपको उल्टा का लॉजिक याद रखना है, टेक्निक याद रखना है, बस इतना समझिए। क्या याद रखना है, लॉजिक याद रखना है। यानी इसको समझ में आ गया होगा। फिगर देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पर ये वस्तु है, यहाँ पर लाइट आ रही है, दोनों लाइट एक दूसरे पर मिल रही है, तो यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है। ये जो प्रतिबिंब बन रहा है बिंदु के साइज के बराबर छोटा बन रहा है। हाँ, क्या है कि वस्तु अगर वक्रता केंद्र के पीछे रखी हो, वस्तु कहाँ रखी हो, वक्रता केंद्र के, यहाँ अनंत पर देख लिए, बहुत दूर देख लिए, अब थोड़ा सा कहीं पर बिंदु पर देख लेते हैं। जब वस्तु अनंत वक्रता केंद्र के पीछे रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इसको समझिए ध्यान से। तो यहाँ पर मैंने रख लिया, ये देखिए आपका ये वस्तु है, ये क्या है आपका वस्तु है, और यहाँ पर लाइट यहाँ से होकर निकल करके जा रही है। ये आपका कौन सा दर्पण है, तो ये आपका अवतल दर्पण है। तो यहाँ से जब ये वाला जो वस्तु है इसका लाइट यहाँ से होकर निकली, और ये लाइट मुख्य फोकस पर होते हुए पार हो जाएगी। यहाँ से लाइट क्या हो गई, यहाँ पर पार हो जाएगी, और एक लाइट मैंने यहाँ पर निकाला है, यानी सी से होकर जाएगा, बट लाइन सीधा नहीं दिख रहा है, इसलिए दिक्कत होगा आप लोग को समझने में। लाइट को थोड़ा मैं मिटा लेता हूँ, यहाँ पर फिगर में ही देखने की कोशिश कीजिए, उतना ज़्यादा नहीं करना है। तो देखिए एक लाइट कहाँ से निकली, यहाँ से निकली, और एक लाइट यहाँ से आ गई, तो दोनों के बीच यहाँ पर देखिए प्रतिबिंब बन गया। तो ये जो प्रतिबिंब बन गया कैसा बन रहा है, तो जब वस्तु वक्रता केंद्र के पीछे रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है, और उल्टा बनता है। और देखिए वस्तु इतना बड़ा है तो प्रतिबिंब देखिए एकदम छोटा सा बन रहा है इसका। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जब वस्तु अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र के पीछे रखी हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। वस्तु के आकार के कैसा बनता है, छोटा बनता है वस्तु के आकार से, और वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। जब भी मैंने कहा वास्तविक वर्ड बोलूँगा या उल्टा बोलूँगा तो आपको वास्तविक समझ लेना है, या वास्तविक बोलूँगा तो उल्टा समझ लेना है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अगला देखने की कोशिश कीजिए, इसको थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूँ। देखिए अब दिख रहा होगा, थर्ड स्थिति देखिए, वक्रता केंद्र के पीछे रखे थे, अब वक्रता केंद्र पर रखते हैं। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इसको देखिए, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, इसे मैंने बड़ा कर लिया, लॉक कर लिया। देखिए तो वस्तु का जब वस्तु कहाँ पर रखी हो, तो ये जगह पर रखी हो, या मैं सॉरी यहाँ पर रखी हो, यानी वक्रता केंद्र पर रखी हो, तो परावर्तन हो जाएगा। लास्ट में देखिए यहाँ पर प्रतिबिंब बन जाता है, माने जहाँ वस्तु रखा हुआ है वहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु अगर वक्रता केंद्र पर रखे हैं तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। यानी इससे साबित होता है, क्या होता है साबित, कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब उसी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ठीक है, आप यहाँ ध्यान से देख रहे होंगे। इससे पहले मैं मिटा ले रहा हूँ इसको, मिटा लिया, बस डन।
तो देखिए, और ये प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, तो वस्तु जो धन है वो धन प्रतिबिंब भी बन रहा है, यानी वस्तु के आकार के एकदम बराबर बन रहा है। तो क्या बोल सकते हैं इसको हिंदी में कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वस्तु के आकार के बराबर बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ें, ठीक है। इसको आप रिवीजन कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। एक दो बार आप घर पे भी प्रैक्टिस कीजिए, देख करके एनसीईआरटी में देख कर प्रैक्टिस कीजिए। आपके पास नोट्स होगा, उस नोट्स से आप तैयारी जरूर कीजिए। बस यहाँ पर आपको सुनना है, सुनने से आपको दिमाग में चीज़ें आ जाएंगी। चलिए चौथा स्थिति को देख लेते हैं। चौथा स्थिति क्या है कि देखिए सी से अब घसकते जाइए वस्तु को। सी से कहाँ घसकाएंगे, जब सी पर था तो सी से घसका के सी और एफ के बीच में न लाएंगे कहीं ना कहीं, तो सी और एफ के बीच में लाना है। तो क्या बोलेंगे, जब वस्तु सी और एफ यानी वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फिगर के अनुसार देखने की कोशिश कीजिए। तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है देखने की कोशिश कीजिए, वक्रता केंद्र के जस्ट पीछे बना है। कहाँ बना है, वक्रता केंद्र के पीछे यह प्रतिबिंब बनता है। यानी जब वस्तु वक्रता केंद्र के वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखी हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के पीछे बनता है। देख लीजिए ध्यान से, ए और बी का मान देखिए, ए और बी कितना है, एकदम छोटा सा तीर है, लेकिन यहाँ पर देखने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर देखिए छोटा है और यहाँ देखिए तीर बड़ा है। तीर बड़ा मतलब वो वस्तु है एक तरफ से, समझ लीजिएगा। तो इधर वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है छोटा सा और प्रतिबिंब बन रहा है बड़ी जगह। तो क्या बोल सकते हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के पीछे बनता है। यह प्रतिबिंब वस्तु के आकार से बड़ा बनता है लेकिन अभी भी वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। ठीक है, इसको प्रैक्टिस खूब करना है, खूब 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 प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आगे आइए, आगे चलते हैं, इसको समझते हैं। इसको मैं फिर ऊपर कर लेता हूँ, ये थोड़ा मिटक गया और हाँ, इसको मैंने लॉक नहीं किया था, इसको मैं अब ऊपर कर लेता हूँ। ई पर देखने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। ई क्या है, जब वस्तु, क्योंकि सी और एफ के बीच में अभी रखे थे ना, अब उसके बाद घसकाएंगे तो एफ पर लाएंगे। जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी हो अवतल दर्पण पर तो कहाँ पर बनता है प्रतिबिंब, तो देखिए यहाँ पर प्रतिबिंब नहीं बनता है, समांतर किरणें हो जाती हैं। किरणें कैसी हो जाती है, देखिए ध्यान से, एक इधर गई है और एक इधर गई है और दोनों रिटर्न होकर एगो इधर जाएगी एगो इधर चल जाएगी, मैंने समांतर बन जाएगी, यानी अनंत पर चल जाएगी। ये क्या हो जाएगी, अनंत पर ये हो जाएगी। तो यानी जब वस्तु क्या होता है, मुख्य फोकस पर रखा होता है अवतल दर्पण में, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। अनंत वाला बहुत बड़ा होता है, अनंत वाला क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, तो बहुत बड़ा बन जाता है। यानी क्या बोल सकते हैं कि जब वस्तु मुख्य फोकस पर अवतल दर्पण में रखा हुआ हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। लेकिन अभी भी देखिए ऊपर की ओर वस्तु है तो प्रतिबिंब नीचे ही बन रहा है, तल के नीचे ही बन रहा है, यानी अभी भी वास्तविक बन रहा है और उल्टा बन रहा है। तो क्या बोल सकते हैं, इसको एक बार फटाक मानी बोलने की कोशिश कीजिए कि जब वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखी होती है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, यानी वक्रता केंद्र के पीछे अनंत पर बनता है। वस्तु का जो प्रतिबिंब है वस्तु के आकार से बहुत बड़ा बनता है, बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा बनता है। ठीक है, यह प्रतिबिंब वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ें, अब लास्ट में चलते हैं। जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखी हो, यहाँ देखिए मुख्य फोकस है, यहाँ पर क्या है देखने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर मुख्य फोकस है और यहाँ पर ध्रुव है, यहाँ पर बिंदु नहीं बन रहा है, या देखिए बन गया ना। तो यहाँ पर मुख्य फोकस एफ के पास देखिए और पी के पास आप देख सकते हैं। तो क्या बनता है, जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो अब कोशिश कीजिए, एक रेखा इधर से गई लेकिन ये रेखा चली आई। अब दोनों रेखाएं जब मिलते हैं तो कुछ कुछ डॉट डॉट जैसा दिखाने की कोशिश करते हैं, कुछ कुछ कैसे दिखाते हैं, डॉट डॉट द्वारा दिखते हैं। तो ये डॉट डॉट जो फिगर होता है वो कुछ नहीं होता, वो प्रतिबिंब ही होता है, वो सिर्फ लगेगा, सचमुच के बनता है, ये दिखता नहीं है, सिर्फ इमेजिन होगा। तो इमेजिन होता है इसीलिए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। वर्चुअल मतलब कल्पना कर सकते हैं हम लोग इसको, रियल में दिखेगा कि नहीं दिखेगा ये कोई गारंटी नहीं है। तो यानी क्या बोल सकते हैं कि जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखी हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के दूसरी ओर इधर साइड में दूसरी दिशा में कहाँ पर बनती है, किसी बिंदु पर बनती ही है, कोई बिंदु पर बनता है, माने दूसरी ओर बनता है। लेकिन वस्तु के जो प्रतिबिंब होता है सीधा बनता है, एकदम कैसा बनता है, सीधा। जाने के देखिए ऊपर एक वस्तु है तो प्रतिबिंब ऊपर ही की है तो ऊपर की ओर रहेगा, तो यानी प्रतिबिंब सीधा बनता है। और सीधा प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है, डॉट डॉट द्वारा दिखाते हैं। तो देखिए डॉट डॉट द्वारा दिखाएं कि नहीं दिखाएं हैं, डॉट डॉट द्वारा यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, एनसीईआरटी ही लिए हैं, एनसीईआरटी को ही एडजस्ट किए थे क्योंकि टाइम नहीं था। 11 और 12 वाले को हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो आप लोग के लिए समय नहीं मिल पाया था,
इसलिए मैं आपको कॉपी वाला नहीं दिखा पा रहा हूँ। ठीक है, कभी कॉपी वाला कभी कॉपी वाला भी मैं आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगा। तो समझ में आ गया कि जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखी होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी ओर बनता है। यह प्रतिबिंब सीधा बनता है और आभासी बनता है, वस्तु के आकार से बहुत बड़ा बनता है। ठीक है, छवों स्थिति समझ में आ गई होगी। अगर छवों स्थिति समझ में आ गई होगी तो देखिए यहाँ पर ये छवों को एडजस्ट कर दिए हैं। जो मैंने ये बोला है छवों के हिंदी को, ये छवों का हिंदी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो आप आराम से इसको अपना काम कर सकते हैं। देखिए सब लिखे हुए हैं, अनंत पर है तो फोकस पर बनता है, सब लिखा हुआ है, आप इसको ज़रूर लिख लीजिएगा। ठीक है, और ये मेरा देखिए फेसबुक पेज है, इस फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो करें। ठीक है, और हमें सहयोग प्रदान करें। इसमें मैं आप लोग के लिए अलग अलग प्रकार का नोट्स और PDF ज़रूर प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, तो तीसरा हो गया, अब हट जा रहा है, तो चौथा देखते हैं। अब इसको हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए अगला है, कुछ टॉपिकें हैं, यही से देखिए ये जो अपना दर्पण है समाप्त होता है। वैसे नहीं है कि इतना ही चैप्टर में आपका है, लेकिन इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट मेन टॉपिक यही है। ये आपको कंक्लूजन निचोड़ निकाला हुआ है कि इसी में से एग्जाम में प्रश्न आएंगे, बीच में से इधर उधर नहीं बनाए जाएंगे। जितना मैंने टॉपिक डिस्कस किया वही मेन टॉपिक है। वैसे टॉपिक बहुत ज़्यादा है, एक एक चीज़ पढ़िएगा तो दिक्कत हो जाएगा, उसको ऑब्जेक्टिव में भी देखा जा सकता है, लेकिन इम्पोर्टेंट इतना ही था परावर्तन से संबंधित। ठीक है, आगे बढ़ें। अब चलते हैं प्रकाश के अपवर्तन में चलते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। तो क्या है, जब प्रकाश की किरण, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि अपवर्तन कहते किसको हैं। ठीक है, अपवर्तन समझिएगा तो हम लोग को दिक्कत, आप लोग को दिक्कत नहीं होगी। तो क्या है, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से, मान लीजिए सपोज कीजिए, ठीक है, यहाँ पर कोई माध्यम है, ठीक है, ये अभी पारदर्शी है, जा सकता है लाइट, यानी जब कोई प्रकाश, मान लीजिए इधर हवा है, इधर क्या है बाबू, हवा है, और यहाँ पर ये इसमें मान लीजिए पानी है, इसमें क्या है, पानी। ठीक है, इसमें पानी है बच्चे। तो यानी प्रकाश की किरण इसमें आई और आ करके क्या होगी कि कुछ प्रकाश टकराएगी, ऐसी बात नहीं है, सरफेस है तो बिल्कुल पार नहीं हो जाएगी, लेकिन पानी है तो कुछ पार भी तो होगी, पार हो रही है, उसको हम लोग उस घटना को देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि प्रकाश की किरण यहाँ से आई और फिर यहाँ से क्या करेगी, ये पार होने की कोशिश करेगी, ये क्या करेगी, पार होने की कोशिश करेगी। तो क्या है, अपवर्तन वही है जो पार होके चल जाता है, थोड़ा झुक जाता है, बैंड हो जाता है, उसी को अपवर्तन कहते हैं। तो क्या है, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम, जैसे हवा से, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो थोड़ा सा क्या हो जाती है, घूम जाती है, लाइटवा घूमना मतलब थोड़ा सा बैंड हो जाती है, मुड़ जाती है, क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है, मुड़ जाती है। मैंने चलना चाहिए था इसे, देखिए सोझे, ये सोझे चलना चाहिए था, लेकिन क्या होता है, आया इधर से थोड़ा सा बैंड हो गया। जो थोड़ा सा बैंड होता है, वो बैंड होने की घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश का मुड़ जाना थोड़ा सा क्या कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश की वह घटना जिसमें प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो थोड़ा सा क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। इसी मुड़ने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तन के नाम से जानते हैं। ठीक है, सुन लिए होंगे, और वैसे बुक में भी आप लोग का होगा, एक बार ज़रूर उसको पढ़िएगा, आप ले करके भी बैठिएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। ठीक, इसकी परिभाषा मैंने नहीं लिखा, मैंने बोल दिया क्योंकि आपके पास नोट्स जरूर होगा। चलिए कुछ नोट्स समझिए अपवर्तन से रिलेटेड। जब प्रकाश की किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हो जाती है। अब ये संघन और विरल क्या है, इसको समझिए। संघन मतलब होता है घना, संघन मतलब क्या समझना है, घना, एकदम ज़्यादा डेंस एकदम होना। अब विरल माने दूर दूर। जैसे मान लीजिए एगो में खूब पानी डालती है, एगो में क्या किए, खूब, एगो बर्तन था, इस तरह से बर्तन था, तो इसमें खूब पानी डाल दिए और इसमें हवा भर दिए, तो हवा दूरी दूरी रहेगा कि नहीं रहेगा, तो दूरी दूरी वाला जो माध्यम स्थित रहेगा उसको हम लोग विरल कहेंगे, और इसमें क्योंकि भरल है तो इसको हम लोग संघन कहेंगे। संघन माने घना और विरल माने एकदम दूरी दूरी वाला। कोई दिक्कत? तो संघन और विरल का मतलब आप लोग जरूर समझ गए होंगे बच्चे लोग। आप लोग 100 से लिख देते हैं, 100 से संघन, अब 20 से याद रखिएगा विरल। ठीक है,
विरल माने बिछड़ल, ऐसे ही दूरी दूरी। और संघन माने साथे साथे वाला, 100 से 7 होला माने घना, संघन घन माने नज़दीक नज़दीक वाला, विरल मतलब दूरी वाला। बस इतना समझ लेना है। तो क्या है, जब प्रकाश की किरण संघन माध्यम से, मान लीजिए इससे पानी से अगर ये कोई हवा वाला में आती है तो क्या हो जाती है, अभिलंब से थोड़ा सा दूर हट जाती है। यानी संघन से विरल में आती है तो क्या हो जाती है, थोड़ा दूरी हट जाती है। अब विरल से यहाँ से अगर संघन में आएगी, विरल है यहाँ पर मान लो कोई घना कोई माध्यम है, घना है, तो इसमें जब आएगी तो लाइट क्या हो जाएगी, थोड़ा सा मुड़ जाएगी, ये अभिलंब की ओर आ जाएगी। अभिलंब किसको बोलते हैं, सोज लाइन को अभिलंब बोलते हैं। सोज लाइन को क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। आइए अब हम लोग अपवर्तन के नियम को देखते हैं। तो अपवर्तन का नियम क्या है, तो देखिए अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं, इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो अपवर्तन के 2 नियम देखते हैं। पहला नियम क्या है, आपतित किरण माने आने वाली किरण। आपतित किरण मतलब ये मान लीजिए कोई ग्लास स्लैब, ये क्या है, कोई ग्लास स्लैब है, तो इस किरण को, आने वाली किरण को हम क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। दूसरा किरण है अपवर्तित किरण, जो मुड़ जाती है, मुड़ गई, तो ये है अपवर्तित किरण। क्या है ये, अपवर्तित किरण है। यानी आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभी दोनों के बीच में खींचा गया जो अभिलंब होता है, नॉर्मल होता है, वो क्या होता है, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। माने तल हमेशा ऊपर की ओर, अगर इसका तल है मतलब तलवा एक ही होता है, एक ही डायरेक्शन में इसका तल होता है। यानी आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम क्या है, हम लोग दूसरा देखते हैं। तो देखिए, विभिन्न माध्यमों के लिए यानी प्रकाश के किसी अलग विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया, जया मतलब साइन थीटा, साइन समझिए, दोनों का अनुपात एकदम कांस्टेंट होता है, स्थिर रहता है, दोनों का अनुपात नहीं बदलता है विभिन्न माध्यमों के लिए, ठीक है। यानी आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया, मान लीजिए आपतन कोण की जया आई है और अपवर्तन कोण की जया आर, तो ये दोनों का जो साइन का जो रेशियो होगा, दोनों का क्या होगा, साइन का जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा, एकदम स्थिर रहेगा, बराबर रहेगा, बढ़ेगा घटेगा नहीं, एकदम निश्चित रहेगा, के रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो समझ गए होंगे। यानी पहला नियम क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम क्या है, तो विभिन्न माध्यमों के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात हमेशा क्या होता है, स्थिर होता है, यानी बराबर होता है। इसी नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। यानी स्नेल का नियम क्या है, तो साइन आई बटा साइन आर बराबर कॉन्स्टेंट, वही क्या है, तो आपका स्नेल का नियम है। देखिए यहाँ पर कुछ फिगर बनाया हुआ है, आप फिगर को अगर समझिए, देख लीजिए, यहाँ पर फिगर मैंने बनाकर दिखा दिया है। अब कुछ माध्यमों के अपवर्तनांक समझना है। तो अपवर्तनांक किसको बोलते हैं, तो गिनती अपवर्तन का अलग अलग अंक, उसी को हम लोग अपवर्तनांक बोलते हैं। जैसे वायु में ना, वायु में अपवर्तनांक कितना होता है, तो वायु का अपवर्तनांक 1.003, 3 ये आप जरूर याद कर लीजिएगा, एगो न एगो ऑब्जेक्टिव में जरूर आएगा। तो इसको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगर इसमें ज़्यादा डिस्कस करने लगेंगे तो लगेगा पूरा पाठ्य पढ़ाई हो रहा है, तो ऐसा नहीं करना है। चलिए पेज नंबर 5 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए मैं इसे हटा देता हूँ, आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। देख लीजिए मैं इसे और छोटा कर दिया, अब आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। मुझे लगता है कि स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे, फटाफट स्क्रीनशॉट का बटन खोल के आप ले लिए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए 5वां में चलते हैं। 5वां क्या है, तो देखिए 5वां जो है अपवर्तन से संबंधित कुछ किरण आरेख है। तो वही है जो परावर्तन में था, वही किरण आरेख है, बार बार डिस्कस नहीं करेंगे, फटाफट खाली बोलते चले जाएंगे। तो क्या है पहला, देखिए पहला यही है कि जब अनंत पर वस्तु रखी होती है, देखिए दर्पण लेंस 2 प्रकार का होता है। लेंस भी कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है ना। एगो होता है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, एगो कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस मैं थोड़ा सा बना देता हूँ, वैसे आपको आता होगा, घसक जा रहा है जी, हाँ अब ले लिया, इसको मैंने लॉक कर दिया। तो ये जो लेंस है ये उत्तल लेंस है, और ये जो लेंस है ये आपका कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। परिभाषा जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस समझिए कि कैसा होता है। परिभाषा नहीं पूछ देगा कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, क्या अवतल लेंस कर लिया तो थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, वैसे धुंधला ही दिखता है, कोई वो नहीं है, इतना ही रहने देते हैं। तो क्या है, जब अवतल लेंस में, इस लेंस को क्या कहते हैं हम लोग, उत्तल लेंस कहते हैं। कौन सा लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस। उठल है क्योंकि उतल उठल एक ही जैसा लग रहा है, इसलिए उसको उत्तल या उठल लेंस भी हम लोग कहते हैं। तो क्या है, ये बहुत मैसेज आ रहा है, ये मैसेज भी नहीं हट रहा है, पता नहीं कैसे, अपने मर्जी से। तो क्या है, अगर उत्तल लेंस पर अनंत से प्रकाश की किरण आती है तो उसका प्रतिबिंब देखिए वस्तु के जस्ट दूसरी ओर मुख्य फोकस पर बनता है। कहाँ बनता है, वस्तु के दूसरी ओर, देख लीजिए। यानी अवतल लेंस, यहाँ देखिए ये लेंस है, एम एन क्या है, एक प्रकार का लेंस है, ये एम और एन क्या है, आपका लेंस है। तो एम और एन ये आपका लेंस है, कोई दिक्कत, मुझे लगता है कि आप समझ रहे होंगे। ये एम है, ये आपका एन है,
यानी ये क्या है, ये लॉक भी नहीं हुआ और मैं इसे दबा रहा हूँ। ये ए मेन क्या है आपका, लेंस है। तो यहाँ देख लीजिए प्रकाश की किरण है, समांतर किरणें हैं, समांतर किरणें को अनंत कहा जाता है। तो अनंत से प्रकाश की किरण अगर उत्तल लेंस पर पड़ती है तो ये प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो मुख्य फोकस पर बनता है, यानी F2 पर बनता है। क्या बनता है, F2 पर बनता है। ये याद होगा, उतना ज़्यादा जरूरी नहीं है। तो F2 पर बनता है। प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो देखिए अनंत मतलब बड़े जगह, ये तो हन वस्तु है मान लो, तो बिंदु देख रहे हैं छोटा सा बन रहा है, यानी प्रतिबिंब छोटा बनता है। तो क्या बोल सकते हैं कि जब वस्तु जब उत्तल लेंस पर अनंत प्रकाश की किरणें आती हैं, यानी अनंत से प्रकाश की किरणें किसी उत्तल लेंस पर पड़ती हैं, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर बनता है, दूसरा मुख्य फोकस पर बनता है। कहाँ बनता है, दूसरा मुख्य फोकस पर बनता है। ठीक है, यह प्रतिबिंब कैसा बनता है, बिंदु आकार के रूप में होता है, यानी वस्तु बहुत बड़ा है तो इसका प्रतिबिंब बिंदु जैसा बन रहा है, बुतरू जगह बनता है। ठीक है, यानी बिंदु जैसा बनता है, और ये वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। वास्तविक के साथ उल्टा का कनेक्शन आपको जरूर कर लेना है। दूसरा क्या है, जब वस्तु 2F1 के पीछे हो, यानी इसको F1 बोलते हैं, इसको 2F2 बोलते हैं, उसी तरह से F2 बोलते हैं, इसको 2F2 बोलते हैं, बस। ठीक है, तो क्या होता है, जब वस्तु 2F1 को ही वक्रता केंद्र कहते हैं, तो वक्रता केंद्र के पीछे अगर रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो दिमाग लगाइए, यानी F2 और 2F2 के बीच में बनता है, ये दोनों के बीच में बनता है। ठीक है, F2 2F2 किसको बोलते हैं, तो F2 जो होता है, ये मान लीजिए लाइन है, ये क्या है आपका, लाइन है। ठीक है, तो ये आपका मान लीजिए क्या है, लेंस है। तो यहाँ पर जो होता है, ये इसको हम लोग बोलते हैं F1, इसको क्या बोलते हैं, F1, और यहाँ पर जो बिंदु होता है इसको बोलते हैं 2F1। ठीक है, उसी तरह से इसको क्या कहते हैं, तो F2 कहते हैं, और यहाँ पर जो बिंदु होता है इसको हम लोग 2F2 कहते हैं। और ये जो लाइन यहाँ से जाती है लेंस में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। प्रकाशिक केंद्र यानी ऑप्टिकल सेंटर के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। तो इतना आपको जानकारी बेसिक होना चाहिए, तब जाके पता चलेगा कि जब यहाँ पर वस्तु रहेगा तो कहाँ बनेगा, तो यहाँ पर वस्तु है तो कहाँ बना है, तो देख लीजिए ये दोनों के बीच में बन रहा है, ये दोनों के बीच में दूसरा का स्थिति बन रहा है। देखिए चचा गया, इसे मैं मिटा दे रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो रटपट मिटक गया होगा। फास्ट काम करो, फास्ट काम करो, करो 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 करो, कर रहा है काम, देखिए हाँ मिटक गया। तो यहाँ देखिए फिगर दिख रहा है कि F2 और 2F2 के बीच में जस्ट बनता है। वस्तु से थोड़ा सा छोटा बन रहा है, नाप के देख लीजिएगा, स्केल उठा लीजिएगा, नाप के देख लीजिएगा, तो थोड़ा सा छोटा बनता है, लेकिन वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्या है, 2F1 पर रखी हो तो कहाँ बनता है, 2F2 पर बनता है, बस इतना याद रखना है। मैंने मुख्य फोकस पर रहेगा, अरे सॉरी वक्रता केंद्र पर रहेगा तो वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनेगा, एकदम दोनों बराबर बनेगा। ई वाला घसक गया, तो ई वाला और ई वाला दोनों एकदम क्या बनेगा, एकदम बराबर बनेगा। वस्तु और वस्तु का प्रतिबिंब और वस्तु एकदम बराबर रहेंगे। ठीक है, वस्तु का ये प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। ठीक है, और वस्तु के आकार से बिल्कुल बराबर बनेगा। अगला क्या है, अगर 2F1 और F1 के बीच रखी हो, यानी दोनों के बीच में रखी हो, ये है 2F1 और ये है आपका यहाँ पर F2 है, अरे सॉरी F1 है, यहाँ पर F1 है और यहाँ पर 2F1 है, दोनों के बीच में अगर रखी रहती है वस्तु तो जस्ट एकदम 2F2 के बाद बनता है, यानी कहने का मतलब वक्रता केंद्र के पीछे बनता है। जस्ट अगर आपको दर्पण याद हो जाएगा तो लेंस आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, आगे चलिए। इसको चाहे तो आप मिटा सकते हैं, फटफट मिटा लीजिए ताकि आपको साफ लगे, स्क्रीनशॉट भी बाद में लेना होगा। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। अगला क्या है, अगर वस्तु F1 पर रखी हो, यानी मुख्य फोकस पर रखी हो, तो प्रतिबिंब याद कीजिए दर्पण में अनंत पर बना था, समांतर बना था, तो उसी तरह से लेंस में भी समांतर बनेगा। दोनों सेम है, प्रतिबिंब का नेचर दोनों का सेम रहेगा। ठीक है, अनंत पर अगर वो था तो यो था, यानी दर्पण में अगर अनंत पर रहेगा तो ये भी आपका अनंत में रहेगा। अगला क्या है, अगर O यानी प्रकाशिक केंद्र, जैसे उसमें ध्रुव था, तो प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखा रहेगा, तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के पीछे बना हुआ था, इसमें भी वक्रता केंद्र के पीछे बना हुआ रहेगा, लेकिन उसमें डॉट डॉट था तो इसमें भी देखिए डॉट डॉट आपका लगा हुआ है, तो डॉट डॉट मतलब सीधा और आभासी बनेगा। ठीक है, ये आपको जरूर याद हो जाना चाहिए। अब इसको फटाफट मैं बोलूँगा ताकि आपका काम जल्दी हो जाए। उत्तल लेंस अवतल लेंस मतलब कि देखिए अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और तथा साइज को देख लीजिए। तो देखिए अवतल लेंस में हमेशा आभासी प्रतिबिंब होता है, इसको सिर्फ देख लीजिए, याद कर लीजिएगा बल्कि समझ गए। तो ये वाला आप जरूर आपको पता होना चाहिए, ज़्यादा मैं बकबक नहीं करूँगा। ठीक है, तो इसे मैं मिटा दे रहा हूँ, ये पता नहीं छचा गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं 6 में, 6 में क्या है इसको देखिए। अगला है लेंस सूत्र।
तो लेंस सूत्र क्या होता है, तो उस देखिए दर्पण सूत्र पहले समझिए। दर्पण सूत्र क्या था, मैंने नहीं लिखा था, यहाँ पर एक ही साथ लिखूंगा। दर्पण सूत्र बराबर जो होता है, लिखने वाला किधर चल गया, ये वाला है। दर्पण सूत्र क्या होता है, तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये आपका दर्पण सूत्र है। उसी तरह से लेंस सूत्र देखिए माइनस होता है, बस चिन्ह अलग है। यानी 1/f बराबर क्या होता है, ये लेंस सूत्र है। यानी 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। ये दोनों फार्मूला आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल में काम आएगा, ठीक है। उसी तरह हैं आवर्धन, तो m बराबर क्या होता है, ये आवर्धन को m कहते हैं। यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। या उसी तरह से प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग, आवर्धन कहते हैं, ठीक है। दर्पण में आवर्धन क्या होता है, तो याद कीजिए, दर्पण में अगर आवर्धन रहेगा तो माइनस में रहेगा, और अगर लेंस में आवर्धन रहेगा तो प्लस में रहेगा। इस तरह से आपको समझना है, ठीक है। नॉर्मली m बराबर वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग, आवर्धन कहते हैं। उतना लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगला देखिए, स्थिति वही दिया हुआ है जो मैं बताया था। ये देखिए, ये दोनों मैंने समझा दिया है। इसको आप सिर्फ इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर कहिएगा तो मैं इसे बड़ा कर देता हूँ, बड़ा करने पर नहीं आएगी स्क्रीनशॉट, आप ऐसे ही स्क्रीनशॉट देखिए ले लीजिए, यहीं तक ले लीजिए, यहीं तक मेन है। उधर तो अपना कोचिंग का वो एडवर्टाइजमेंट है, उससे मतलब नहीं है आपको, बस ये उतार लीजिए। अगला देखिए क्या है, लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता क्या होता है, तो फोकस दूरी के उल्टवा को क्या कहते हैं हम लोग, लेंस की क्षमता कहते हैं। यानी p बराबर 1/f होता है। यानी फोकस दूरी को उल्टवा, यानी बेउत्क्रम, उल्टवा में बेउत्क्रम याद रखिएगा, मैथमेटिकल उल्टा मन बेउत्क्रम। तो फोकस दूरी के उल्टवा को हम लोग क्या कहते हैं, इसको लेंस की क्षमता कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, तो देखिए प्रति मीटर, या इसी को हम लोग डायऑप्टर भी कहते हैं। लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक क्या होता है, डायऑप्टर होता है। क्या होता है, डायऑप्टर। लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक क्या होता है, डायऑप्टर होता है, ठीक है। इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। अच्छा, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है क्या होती है, हमेशा धनात्मक होती है। और अवतल लेंस की जो क्षमता होती है हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है। इसको जरूर याद कर लेना है। अगला एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, फिर भी मैं दिखा दे रहा हूँ। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। एक गोलीय दर्पण दिया हुआ है और उसकी वक्रता त्रिज्या को हम लोग आर कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कितना है, 20 सेंटीमीटर है। यानी ये गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, तो आराम से निकाल लीजिएगा, है कि नहीं। यानी फोकस दूरी आपको क्या करना है, निकालना है। तो फोकस दूरी किसे कहते हैं, तो है अगर दर्पण रहेगा तो बोलेंगे कि ध्रुव से लेकर मुख्य फोकस की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, है ना। उसी तरह वक्रता त्रिज्या रहेगा, अगर दर्पण रहेगा तो बोलेंगे ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये तो नॉर्मल सी बात है, आप लोग को आता होगा, मुझे पूरा आप लोग पर भरोसा है। तो ये क्या है, तो ये बराबर इसमें आपको निकाल कर दिखाना है। तो आप निकाल लीजिएगा। एफ बराबर क्या होता है बच्चा लोग, एफ बराबर r/2। आर माने 20/2, 20/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी 10 इसका देखिए यहाँ पर आंसर लिखा है। यानी फोकस दूरी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी हो जाएगी, ठीक है। इसको अब हम मिटा ले रहे हैं, मिटा लिए। अगला क्या है, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है, इस कथन का अभिप्राय बताइए। तो देखिए हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है, जानते हैं। तो इस कथन का मतलब क्या है कि प्रकाश का घनत्व तो इसमें अधिक है, जिससे वो और जिसमें क्या होता है कि फास्ट अपवर्तन होगा। फास्ट अपवर्तन होगा तो बहुत चमकेगा, बस यही है बात, यही है, उतना लंबा चौड़ा नहीं है। इसको मिटा लीजिए, मिटा लिया गया। अगला क्या है, किसी लेंस की एक डायऑप्टर क्षमता को परिभाषित करना है। तो एक डायऑप्टर मतलब देखिए, पहली बात हम जानते हैं कि P बराबर क्या होता है, P बराबर जो होता है 1/f होता है। P बराबर क्या होता है, 1/f होता है। तो P बराबर अगर 1/f है तो अगर इसकी फोकस दूरी 1 मीटर होगी, इसकी अगर किसी लेंस का फोकस दूरी 1 मीटर है तो उसकी क्षमता को हम क्या करेंगे, एक डायऑप्टर कहेंगे। इस नॉर्मल सी बात है, इसको आपको आता होगा और आप इसको ज़रूर प्रैक्टिस करिए, ठीक है। ज़्यादा समझाने में बहुत टाइम लग रही है, बकबक करने में। नेक्स्ट है, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। तो एकदम सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, दर्पण में बताना है। तो दर्पण में बताना है तो क्या करें, तो बताइए अवतल दर्पण में सीधा बनता है कि नहीं बनता है प्रतिबिंब, ठीक है। तो
प्रतिबिंब जो होता है बिंब का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बना सकता है, यानी अवतल दर्पण होगा। अगला क्या है, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य के रूप में क्यों वरीयता देते हैं। वाहन में देखिए उत्तल दर्पण में छोटे छोटे वस्तु दिखता है, इसलिए दूरी तक दिखाई दे देगा। तो दूरी तक दिखाई दे देगा तो हम इसको आराम से देख सकते हैं, दूरी वाला वस्तु को देख सकते हैं। दृष्टि क्षेत्र बहुत ज़्यादा होता है तो हम आराम से दूरी को देख सकते हैं, इसलिए उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। ठीक है, और वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थी, बट ये आपका शॉर्ट रिवीजन था, इसको आप क्विक रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं। और यदि अगर आपको ये समझ में आ रहा होगा तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।